Students, welcome to my new video, and today I am going to teach you exercise 5.1 of class 10 CBSE बोर्ड NCERT की बुक। क्लियर है? आज हम लोग क्लास 10 CBSE बोर्ड NCERT की बुक का एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इसके पहले हमने जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, डिफिनीशंस हैं, वो सारा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, और आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेट एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, इस तरह से कई सिचुएशंस आपको दिए गए हैं। ये तो हमारा पहला सिचुएशन है। 3-4 सिचुएशन दिए गए, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से सिचुएशंस जो दिए गए हैं वो अरिथमेटिक हैं और कौन कौन से नहीं हैं। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सर रीजन भी बताइए कि वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो क्यों है, क्या रीजन है उसका। तो हमने आपको ये बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, नंबरों का ऐसा कलेक्शन होते हैं, नंबरों का ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें जितने भी नंबर्स अरेंज किए गए होते हैं वो सारे एक डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, और हर टर्म जो होता है एक कांस्टेंट नंबर जोड़ने पर या घटाने पर हमको उस पूरे सीरीज के नंबर्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे वाले प्रोग्रेशन को या ऐसे वाले सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेथड है कि जो भी सीरीज दिया गया है, जितने भी नंबर के कलेक्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, उन सब में चेक करिए कि क्या जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्रेशन लिख रखा है, टू प्रोग्रेशन या कहा जाए कि सीरीज लिख रखा है 4, 6, 8 डॉट डॉट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह जो सीरीज दिया गया है या यह जो प्रोग्रेशन दिया गया है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो हम ये देख ले रहे हैं कि हर नंबर में अगर हम 2 ऐड करते जाए तो हमको आगे वाला टर्म मिलता जा रहा है, और पीछे वाले में से 2 माइनस करते जाए तो हमको इसके प्रीवियस वाले टर्म यानी पहले वाले टर्म जो हो रहे हैं मिलते जा रहे हैं। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक तरीका यह भी है कि आप क्या करिए, इसको मान लीजिए कि ये T1 है, पहला टर्म है, T2 दूसरा टर्म, T3 तीसरा टर्म है, T4 चौथा टर्म। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। सारे वैल्यूज जो होंगे किसके बराबर होंगे, D के बराबर। देखिए T2 की वैल्यू कितनी है 4, T1 की वैल्यू 2, T3 की वैल्यू 6, T2 की वैल्यू 4, T4 8, T3 6, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। तो सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, इसलिए यह जो है AP का सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मेरी बात में तो सेम वही चीजें हमको यहाँ भी करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला सिचुएशन क्या है देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। इस सिचुएशन से आपसे ये कहा जा रहा है कि कहीं पर किसी जगह पे टैक्सी का किराया इस तरह लग रहा है कि आप अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो उसका किराया क्या लगेगा, ₹15। ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो ₹15 लगेंगे, और अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो ₹15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये ₹15 जो है ये किसके लिए है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको ₹15 किराया देने पड़ेंगे, और अगर आप 1 से अधिक किलोमीटर जाते हैं तो हर किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देने पड़ेंगे। ₹15 के, जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 हो गए, ठीक है,
सेकंड के लिए तो 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए और 8 रुपए और सेकंड किलोमीटर के लिए। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है और जो बाकी के 2 किलोमीटर बच रहे हैं, 2 किलोमीटर बच रहे हैं, उसके लिए 16 रुपए 8 करके। तो 1 किलोमीटर से जितना आप एक्स्ट्रा जाएंगे हर किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। अरे बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाते हैं तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे और 1 किलोमीटर के बाद आप जितने किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे जैसे 2, 3, 4, 5 तो उसके लिए हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए आपको जोड़ करके देने पड़ेंगे। फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए, बाकी जितने किलोमीटर जाओगे उसके लिए 8 रुपए आपको ऐड करके देने पड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट किलोमीटर का आपको 15 रुपए फिक्स है कि फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए देना ही है। उसके बाद आप जितने किलोमीटर गए 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जोड़ के आपको देना है। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या यह जो सिचुएशन दिया गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो चलिए देखते हैं है कि नहीं है। देखिए सॉल्यूशन, द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज। ठीक है, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगली बात समझ में? तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है, ए जो है 15 रुपए हो गए एंड फॉर फर्स्ट किलोमीटर A is equal to 15 rupees and for second kilometer सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो फेयर है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज रहेंगे। ठीक है, और सेकंड किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हम लोग कर देंगे 8 रुपीज। तो ये हमारे पास कितना हो गया टोटल, 15 प्लस 5 यानी 20 और 3 23 रुपीज हो गए। यानी आप फर्स्ट किलोमीटर अगर कहीं जाते हैं टैक्सी से तो आपको कितने रुपए किराया देने पड़ेंगे, 15 रुपीज। अगर आप सेकंड किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर कहीं जाते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज और सेकंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज। तो टोटल कितने हो गए, 23 रुपीज। एंड फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए तो 15 रुपीज फिक्स है और थर्ड किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए जो किराया होगा क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ 3 किलोमीटर है ना, तो 8 प्लस 8, देख लीजिए 8 प्लस 8, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गया, ये सेकंड किलोमीटर का और ये जो है थर्ड किलोमीटर का। तो कितना हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो कितने रुपए हो गए आपके, 31 रुपीज हो गए। ठीक है, एंड फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया फिक्स है, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए भी 8 एंड फोर्थ के लिए भी 8। तो कितना हो गया, 31 एंड इट इज 39 रुपीज। तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो क्या है, 15, 23, 31 एंड 39। let the progression is let the progression is 15, 23, 31
एंड 39 एंड सो ऑन। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपका क्या है 15 है, सेकेंड टर्म 23 है, थर्ड टर्म 31 है, फोर्थ टर्म 39 है। तो हम लोग निकालेंगे डी। तो क्या हो जाएगा 23, फर्स्ट टर्म जो है आपका ये क्या हो गया 15, सेकेंड टर्म 23 हो गया। तो यहाँ डी की वैल्यू निकाली जाएगी, कितना बचेगा 8। अब D1 मान लीजिए, D2 निकालते हैं। तो D2 कैसे निकालेंगे 31 माइनस 23, 31 माइनस 23, तो ये कितना हो जाएगा 8। D3 निकालते हैं 39 माइनस 31, वो भी 8। सिंस D1 is equal to D2 is equal to D3, 8. So it is form an AP। यह जो है एक एपी का सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए बार फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए आपको किराया देने पड़ेंगे और उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर का 8 रुपए के हिसाब से आपको जोड़ के देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गया 15 रुपए, सेकेंड किलोमीटर के लिए तो 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए और 1 किलोमीटर के लिए 8, थर्ड किलोमीटर के लिए निकाल लिया, फोर्थ किलोमीटर के लिए निकाल लिया। अब जो हमारे पास पेयर्स हो गए वो क्या हो गया 15, 23, 31 एंड 39। हम देख रहे हैं कि क्या D1 की वैल्यू सब में सेम आ रही है, तो हमने D1 निकाला 23 माइनस 15 8, D2 निकाला 31 माइनस 23 11, 11 में से 3 गया 8, D3 निकाला 39 माइनस 31 8। सारी D1 की वैल्यू जो हो रही है क्या हो रही है सेम हो रही है, यानी D की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। सो इट इज फॉर्म एन एपी। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यह भी एक सिचुएशन दिया गया है और आपको यह बताना है कि क्या यह सिचुएशन जो है एपी फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अगर डी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं कांस्टेंट आएगी तो इट इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चेक करते हैं। कह रहा है कि एक गैस का सिलेंडर है जिसमें एयर भरा हुआ है, उसमें जब हम लोग एक बार वैक्यूम पंप लगाते हैं तो वो कितना एयर रिमूव करता है, उस गैस के सिलेंडर में जितना एयर है उसका 1/4 वो क्या कर दे रहा है रिमूव कर दे रहा है, निकाल दे रहा है ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब आपके पास एक सिलेंडर है उसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, हमने उसमें एक वैक्यूम पंप लगाया उसमें का एयर बाहर निकालने के लिए। तो जब एक बार वैक्यूम पंप हमने लगा दिया तो वो कितना एयर खींच लेगा उसमें से 1/4, जितना एयर था उसका 1/4 उसमें से एयर जो है खींचकर बाहर निकाल देगा। ठीक है, फिर जब दोबारा हम लोग वैक्यूम पंप लगाएंगे तो जितना बचा हुआ है 1/4 तो निकल गया पहले वाले केस में, जितना एयर बचा है उसका फिर 1/4 रिमूव हो गया। ठीक है, फिर जब हमने तीसरी बार वैक्यूम पंप लगाया तो जितना एयर बचा उसका 1/4 रिमूव हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो इस तरीके से सिचुएशन आ रहे हैं जितना गैस सिलेंडर में बच रहा है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए देखते हैं। ये तो हमको पता नहीं है कि जो आपका गैस का सिलेंडर उसमें कितना एयर भरा हुआ है, तो उसके अमाउंट को हमने मान लिया x। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर इज x। हमने मान लिया कि जो सिलेंडर है उसमें कितना एयर भरा हुआ है x। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एयर रिमूव्ड
इन फर्स्ट स्ट्रोक क्या हो जाएगा, 1/4 रिमूव हो गया, ठीक है, तो कितना 1/4 रिमूव होगा, तो x/4 रिमूव हो गया, ठीक है। एयर, अब इतना एयर पहली बार जब हमने वैक्यूम पंप उसमें लगा दिया तो इतना एयर रिमूव हो गया, तो अब कितना उसमें बचा, एयर रिमेन इन फर्स्ट स्ट्रोक इज इक्वल टू, पहले x था, इतना एयर रिमूव हो गया तो बचा कितना, 3x/4। आई बात समझ में, एक बार जब आपने वैक्यूम पंप लगा दिया तो उसमें एयर x था, x/4 एयर रिमूव हो गया तो उसमें एयर कितने बच गए, x - x/4 यानी 3x/4 एयर जो है उसमें बच गए, ठीक है। अब जब दोबारा हम लोग वैक्यूम पंप उसमें लगाएंगे, यूज करेंगे, तब क्या होगा, देखिए, एयर लेफ्ट इन सेकेंड स्ट्रोक, देखिए जब हम लोग पहली बार पंप लगाए थे तो उसमें एयर कितना बचा हुआ था, इतना बचा हुआ था, ठीक है। अब उसमें कितना, दूसरी बार जब वैक्यूम पंप हम लोग लगाएंगे तो कितना एयर बच जाएगा, 3x/4 माइनस इसका 1/4, ठीक है। एयर लेफ्ट इन सेकेंड स्ट्रोक 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ दिस, इतना एयर बचा हुआ है तो उसका 1/4, कितना हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/16, तो इसको जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा 4, 12x - 3x इज इक्वल टू 9x/16, इतना एयर बच गया, ठीक है। एयर लेफ्ट इन थर्ड स्ट्रोक इज इक्वल टू, इतना तो तीसरी बार में इतना बचा हुआ है, अब उसमें से हम लोग जब तीसरी बार वैक्यूम पंप लगाएंगे तो इसी का 1/4 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 16, इसका 1/16, इट मीन्स यहाँ 9 होगा, बचा हुआ एयर इतना है तो उसमें से कितना उसका 1/4 खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा 9x/16 माइनस 9x/64, एलसीएम निकालेंगे दोनों का, दैट इज 64, 36x माइनस 9x, it is equal to 7 and this is 2, 64, ठीक है। here तीन ही टर्म रहने दे रहे, a1 is equal to, here the progression is क्या हो जाएगा, x पहली बार में कितना एयर था, पहली बार is meaning in first, पहली बार तो x था, दूसरी बार में क्या हो गया, x/4 रह गया, तीसरी बार में क्या हो गया, ये तो रिमूव हो गया ना, रहा कितना, रिमेन्स इन फर्स्ट स्ट्रोक, ये हो गया 3x/4, थर्ड सेकेंड स्ट्रोक में कितना एयर बच गया, 9x/16, एंड थर्ड स्ट्रोक में कितना बच गया, 27x/64,
अब हम लोग डी निकालते हैं, D1 D2 D3 इस तरह से निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू, तो 3x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 3x 3x माइनस 4x बाई 4, इट मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, D2 निकालते हैं। D2 कितना आ जाएगा, तो 9x बाई 16 माइनस 3x बाई 4 इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 16 और दिस इज 9x माइनस दिस इज 12x, तो ये कितना आ गया, माइनस 3x बाई 4। दो ही डी रहने दिया जाए और तीसरा निकालेंगे, D3 इज इक्वल टू, तो 27x बाई 64 माइनस 9x बाई 16, एलसीएम हो जाएगा 64 एंड दिस इज 27x माइनस 4 9 चौके 36 36x इज इक्वल टू माइनस 9x बाई 64। तो क्या ये D1 D2 D3 आपस में इक्वल है, नहीं है, तो यहां लिखते हैं लास्ट में, हियर D1 not equal to D2 not equal to D3, hence it is not an AP, यह जो है AP प्रोग्रेशन नहीं है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कि जो गैस का सिलेंडर है उसमें x अमाउंट एयर थे, मतलब x केजी या लीटर जो भी उतना आपका गैस था, उसमें एयर था, और जब उसमें वैक्यूम पंप लगाया गया तो कितना एयर रिमूव हो गया, x बाई 4, बच कितना गया, तो 3x बाई 4। दोबारा जब अपने पाइप लगाया उसमें तो अब कितना एयर बच गया, 9x बाई 16। तीसरी बार जब लगाया गया तो बच गया 27x बाई 64। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सीरीज बना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, x 3x बाई 4 9x बाई 16 27x बाई 64। हमने यहाँ पे D1 D2 D3 का मान, D1 T2 माइनस T1, D2 T3 माइनस T2, D3 T4 माइनस T3 निकाल दिया। तीनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम नहीं आ रही है, इट मीन्स यह एपी नहीं फॉर्म कर रहा है, यह एपी का प्रोग्रेशन नहीं है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज अप बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि कहीं पे गड्ढा खोदना है, डिगिंग मतलब खोदना, गड्ढा खोदना है, और इस तरह से चार्ज वहां पे है कि 1 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो 150 रुपीज लगेंगे, और उसके बाद आप जितने मीटर गड्ढा खोदोगे पर मीटर का एक एक 50 रुपीज जो होंगे आपको बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन के लिए जो एपी फॉर्म होगा क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब जो सीरीज बनेगा वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं, पहले क्या करेंगे, द सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, फर्स्ट मीटर या फर्स्ट मीटर is 150 rupees and the cost
for each additional meter is 50 rupees. तो फर्स्ट मीटर के लिए तो कितना चार्ज है 150. कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर इज 150. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 50 रुपीज और बढ़ गया, यानी 200 रुपीज. कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर इज, फर्स्ट के लिए तो 150, सेकेंड के लिए भी 50 और थर्ड के लिए भी 50. तो ये हो गया 250 रुपीज. ठीक है. तो इस तरीके से जो पहला किलोमीटर था उसके लिए चार्ज कितना था 150, दूसरे मीटर के लिए 200 एंड तीसरे मीटर के लिए 250. इसी तरह से अगर हम चौथे मीटर के लिए निकाल दें, फोर्थ मीटर is 150 plus 50 plus 50 plus 50. It means 300 rupees. Here the series is क्या होगा 150, 200, 250 and 300 and so on. D1 क्या है 50. D1 को हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज T1, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है एंड दिस इज T4. इस तरह से चार टर्म है आपके पास. D1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 50. D2 निकालते हैं, D2 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 दैट इज ऑल्सो 50. T3 निकालते हैं, T3 तो T4 माइनस T3 that is also 50. D1 since D1 is equal to D2 is equal to D3, hence it is an AP. यह जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे. एंड फोर्थ पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. कह रहा है कि 10,000 रुपए को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, जमा किया हुआ है. तो उसके बाद जो अमाउंट मिलेंगे वो एपी में होंगे या फिर नहीं होंगे, ये आपको बताना है. तो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n. व्हाट इज n? n जो होता है ईयर होता है, साल होता है. कितने साल के लिए आपने पैसे को डिपॉजिट किया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए. ठीक है. तो हम लोग हर साल का कम से कम 3-4 साल का अमाउंट निकालेंगे और ये देखेंगे कि जो अमाउंट आ रहा है क्या वो एपी प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है. ठीक है. तो लिखेंगे अमाउंट यानी ए फॉर फर्स्ट ईयर is A is equal to T की वैल्यू हो जाएगी 10,000. यहाँ पे 1 प्लस R की वैल्यू हो गई रेट यानी 8% बाई 100 टू द पावर 1. फर्स्ट ईयर के लिए ना है तो पावर 1 हो जाएगा. सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट ही लिखते हैं. शॉर्टकट में हम लोग अमाउंट को ना ए कहते हैं. अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज A is equal to 1 plus 8 by 100 to the power 2. Amount for third year
is equal to 1 plus 8 by 100 to the power 3, and amount for fourth year is A is equal to इस तरीके से हमको 4 अमाउंट मिले हुए हैं और आपको ये बताना है कि यह क्या एपी में है। हियर टर्म इज, फर्स्ट टर्म क्या है 10,000 1 plus 8 by 100 to the power 1. Second term 10,000 1 plus 8 by 100 to the power 2. Third term 10,000 1 plus 8 by 100 to the power 3. And fourth term 10,000 1 plus 8 by 100 to the power 4. तो ये तो साफ ही दिख रहा है कि ये जो है एपी का प्रोग्रेशन नहीं होगा, एपी का सीरीज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि यह जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, हियर D1 इज इक्वल टू माइनस 1 plus 8 by 100 to the power 1, that is equal to क्या, ये तो साफ ही दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है। चलिए निकालते हैं। 10,000 दोनों में हमारे पास कॉमन आ जाएंगे, 1 plus 8 by 100 भी कॉमन हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 plus 8 by 100 और -1, इट इज इक्वल टू 108 minus 100। इसका भी हमने एलसीएम ले लिया, ये हमारा D1 हो गया। D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, कॉमन क्या मिलेगा हमको, टू हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ पे तो 1 ही बच गया। तो क्या हो जाएगा ये 10,108 by 100 to the power 2 into 108 minus 100 by 100। क्लियरली ये जो होगा इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
8/100। अब हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो हमको पता ही चल गया कि ये चीज जो होगा इसके इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम होगा यहीं पे आंसर लिखते हैं। ठीक है, हियर D1 not equal to D2, so it is not an AP। हमने दो ही निकाला, कैलकुलेशन बड़ा जा रहा है, हमने दो ही निकाल के चेक कर लिया कि D1 और D2 क्या इक्वल आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे, इसलिए हमने कह दिया कि यह जो है AP का प्रोग्रेशन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो थे उसके चारों पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है।